नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। कांग्रेस जहां सैनी सरकार को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर घेरती नजर आई, तो वहीं सीएम सैनी भी कांग्रेस को लेकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। विधानसभा सत्र के समापन के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस को फर्जी कांग्रेस तक कह दिया। ऐसे में हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का क्या कोई हल निकलेगा या ये टकराव और बढ़ेगा, ये सवाल है। तो अटैकिंग मोड में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार जो योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, तो वहीं कांग्रेस पर भी हमलावर है। मानसून सत्र में हमने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई भी ऐसी बात से चूकते नजर नहीं आए जो विपक्ष को घेरने का हो। अब ऐसे में आगे की रणनीति सरकार की क्या कहती है, विपक्ष की जो घेरने की रणनीति सरकार बना रही है, उसको लेकर आगे क्या कुछ कहा जा सकता है और कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उनमें कितना आधार है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे जब हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तो सभी को अंदाजा था कि मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे थे और वो आक्रामक नजर आएगा। कांग्रेस को सरकार ना बना पाने का भी मलाल है, इसलिए सरकार भी ये जानती थी। पर सत्र के आखिरी दिन सदन में कड़वाहट घुल गई जब शैतान शब्द बोला गया और कांग्रेस माफी मांगने पर अड़ गई। सत्र खत्म होते ही सीएम ने परंपरा के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमले बोले। ये भी बोला कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, यानी तलखी बढ़ गई है। सीएम का कांग्रेस पर हमला। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस अपने आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई। जो व्यक्ति किसी मुद्दे को पर उनको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, तो उसका जब अपने आप उन्होंने बात बोल दी, हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उनकी बात को, हर बात को सुन करके जब सरकार जवाब दे रही थी तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किस तरीके से उठ करके बोलते। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक फैसला ये भी हुआ कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। एक परिवार में एक से ज्यादा पात्र महिलाएं हैं तो सभी को ये राशि मिलेगी। अगले 5-6 दिन में इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाओं को ये राशि मिलने लगेगी। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ हो। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र में जब विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा तो सरकार के लोगों की टीम ने रात भर में खासकर कांग्रेस के राज का सारा डाटा निकालकर अपराध हो या कलेक्टर रेट सारी कुंडली खंगाल ली और सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी। अब कांग्रेस भी आगे बढ़ गई है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 80 संगठित गिरोह हैं, गिरोह की लड़ाई, तो इसमें बहुत अंतर होता है। अपराध बोलते हैं, अपराध हमारे टाइम में भी थे, अपराध इनके टाइम में है, लेकिन हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज थे। आपस का मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, एक परिवार में झगड़ा हो गया इस किस्म के, और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज है। किस किस्म से गिरोह काम कर रहे हैं, कोई कहीं बैठा है
वहां से टेलीफोन कर रहा है, कोई किसी देश से टेलीफोन कर रहा है, कोई देश से बाहर से कर रहा है, कोई देश में कर रहा है, कोई व्हाट्सएप भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कितने पैसे दे दो, इसके तो नहीं अपना गिरोह काम कर रहे हैं। यानी संकेत तो यही लगते हैं कि सदन से बाहर भी अब सरकार और विपक्ष खासकर कांग्रेस में तनातनी अभी यूं ही चलेगी। यही क्यों आगे भी प्रदेश में सियासी पारा यूं ही गर्म रहेगा, रब खैर करे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का टकराव अब आगे क्या नया मोड़ लेगा, ये सवाल बरकरार है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, किस तरह की परिस्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी? सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जो टकराव है ये बढ़ रहा है, इसका कोई हल निकलता नजर आएगा? बढ़ेगा टकराव आगे, और क्या कहा जा सकता है मौजूदा स्थिति को देखकर? देखिए सौरभ, विधानसभा सत्र में गर्मा गर्मी होती है, बहस होती है, हंगामा होता है, ये आम बात है, रूटीन का है। इसका अंदाजा बीजेपी सरकार के लोगों को भी था, विपक्ष को भी था, इनेलो वालों को भी था। लेकिन आखिरी दिन जो हुआ है, बुधवार कल जो सदन खत्म हुआ है, जिस तरीके से कड़वाहट घुली, या मुख्यमंत्री की मंशा नहीं रही थी, लेकिन बातचीत में कई बार हो जाता है कि शैतान शब्द का यूज किया और वो भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री कल थोड़ा सा दुखी भी नजर आ रहे थे विधानसभा में, लेकिन उनकी मंशा नहीं रही होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उन पर जवाबी हमला बोला, माफी मांगने की बात हुई, कुछ और भी कल बोला गया, फर्जी कांग्रेस जैसे शब्द भी यूज हुए, तो कांग्रेस से उसमें तलखी आ गई, कांग्रेस में भी। और एक चीज मैं ये मानता हूं, कल विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद ये परंपरा है, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चूंकि सरकार के मुखिया हैं, वो ये बताते हैं कि हमने विधानसभा में क्या क्या किया है। सरकार ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनको राहत देने के लिए जो वायदे किए थे, कहां तक हम खरा उतरे हैं, तो पूरा ब्यौरा पेश करते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कल जोश में इसलिए भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोरदार हमले किए कांग्रेस पे, क्योंकि सदन के अंदर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को, सरकार को घेर लिया था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बर्ताव कर रही थी, जो खबरें हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कल के सदन के बाद, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार का जितना 9.5-10 साल थे, हालांकि 5 महीने पहले चुनाव हुए थे एक बार 2009 वाले जी, तो कांग्रेस सरकार का सारा डाटा खंगाला गया, क्राइम का, लोगों को सहूलतें देने का, सब्सिडी कितनी थी, पूरी तरह से एक टीम लगा दी गई ताकि मुख्यमंत्री जवाबी हमला कर सके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कहा भी है, जो हमने अभी भी सुना, कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टी है कांग्रेस, बहुत कुछ कहा। मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया हमला करने में, हालांकि सदन में कांग्रेस ने उनको घेरा हुआ था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, एक बड़ा फैसला जी, बड़ा फैसला ये कि 2100 रुपए महिलाओं को जो आर्थिक सहायता की बात है, आपको बताऊं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल सरकार ने, कांग्रेस ने भी वायदा किया था 1100 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए, 2 साल के करीब हो गए हैं। और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किया था महिलाओं को पैसा देने के लिए। हिमाचल में 1500 और पंजाब में मेरे को लगता है 1100 रुपए था, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो सरकार हुई, बीजेपी ने 2500 रुपए महीना देने की बात कही थी, वहां बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो चाहे कांग्रेस है बीजेपी है, चुनावी वायदा 25 सितंबर से पूरा करने की बात की जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया है, 5-6 दिन में नोटिफिकेशन होगा, लिहाजा एक सियासी छक्का मैं इसको कहूंगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तनातनी मेरे को लगता है सरकार में और कांग्रेस में तनातनी भी रहने वाली है, खत्म नहीं होगी। ठीक है महेश, सीएम सैनी क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है सदन से लेकर सड़क तक, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, बीपीएल कार्ड धारकों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठा रही है। देखिए, मुद्दा कोई फैक्ट्री में तैयार होने वाला प्रोडक्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग खुद ब खुद तैयार कर लें। अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होती है, किसी भी तरह की खामियां अगर प्रशासन में देखने को मिलती हैं, सरकार की दूरदर्शिता में देखने को मिलती हैं, बजटिंग में देखने को मिलती हैं, इकॉनमी में देखने को मिलती हैं,
युवाओं के भविष्य से जुड़े, महिलाओं के भविष्य से जुड़े किसी भी नीतिगत फैसले में देखने को मिलती हैं, किसी भी तरह के प्रशासनिक इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलती है, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर अगर कोई संकट सामने आता है तो वो मुद्दा है। अब वही बात कांग्रेस पार्टी के लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड चल रहा था, अगर बीते 2024 से पीछे आप थोड़ा जाकर अगर बयानों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था कि कांग्रेस चुनाव में क्या करेगी, और कांग्रेस पार्टी के पास तो चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले का अगर जिक्र किया जाए, या ये भी कहें कि लोकसभा चुनाव से पीछे भी अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए तो 2024 से पहले 2023 में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही भाषा बोलने लगे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में किस मुद्दे के साथ जाएंगे। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव आते आते परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई थी और एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा था, और यही मजबूरी थी कि ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। फिर नायब सिंह सैनी को ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। ओबीसी चेहरों का जबरदस्त सहयोग और समर्थन चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ और खेल बदल गया। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी नाकामयाबी थी, जो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। तो ये पुरानी भाषा को ही एक बार फिर से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने के लिए करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पार्टी फर्जी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, और संगठन अगर घोषित हो भी गया तो लगातार इस तरह के बयान दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि 11 साल हो गए, या तो संगठन बनेगा नहीं और बन गया तो फिर चलेगा नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमें याद है कि लोकसभा में 5 सीटें जो हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी हासिल करने में कामयाब रही। 2 बड़े मुद्दे मुझे लगता है कि बीते 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के हाथ लगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी उस वक्त उठा रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले, जो राहुल गांधी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, जो मुद्दा उठा रहे थे, वो था संविधान की रक्षा को लेकर। लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 संविधान बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में संविधान रक्षा, संविधान की किताब उठाए राहुल गांधी घूम रहे थे। इसके अलावा लोकतंत्र खतरे में है, ये बात भी राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। अब मुझे लगता है कि दोनों मुद्दे उस वक्त अच्छे खासे कामयाब हुए थे। हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई, और जीती बाजी अगर हारी कांग्रेस पार्टी तो फिर अपनी गलतियों की वजह से हारी। मुझे लगता है कि उन्हीं शब्दों को एक बार फिर से पूरी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी फर्जी पार्टी है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर जो विधानसभा में संग्राम देखने को मिला, जो सवालों की घेराबंदी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री की कर रही थी, तो फिर वो इतने असहज क्यों थे? और अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था तो कितने भी खराब हालात का सामना, कितने भी खराब मैनेजमेंट का सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा हो अपनी अंदरूनी परिस्थितियों की वजह से, हालात की वजह से, फिर भी मोदी की आंधी में भी, मोदी जैसे बड़े चेहरे के साथ भी कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटें हरियाणा में जीतने में कामयाब हुई। अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था तो फिर 37 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी कैसे हरियाणा में हासिल कर पाई? ये सवाल सामने खड़ा है, जवाब मुख्यमंत्री दे दे। बिल्कुल। विनीत जी, जो टकराव की स्थिति है उसको देखकर क्या कुछ लगता है? जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, सीएम तो कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उसके आधार पर क्या कहा जाए? पार्टी को फायदा होगा? हालांकि संगठन सृजन की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है, इसका कितना इम्पैक्ट प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा? और जो अटैकिंग मूड में सीएम सैनी है उसको लेकर क्या कांग्रेस पर कोई विपरीत असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि संगठन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई है, अब प्रदेश अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाएगा। देखिए, ये जो मुद्दे होते हैं, जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे दम तोड़ जाते हैं, तो चुनावी मुद्दे अलग हो जाते हैं जी। तो अब जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की। तो कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई है, और इस बात को लेकर कांग्रेस नेता खुश भी हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है जी। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए खुश हैं कि वो समझते हैं कि हमने जो कांग्रेस के मुद्दे थे उनको मुद्दा विहीन कर दिया, उनके मुद्दों का जवाब देकर मतलब कांग्रेस को निरुत्तर कर दिया। तो दोनों ही दल अपने आप में खुश हैं जी। और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से देखा जाए तो संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अब आगे सेवा पखवाड़ा भी चलेगा,
तो भारतीय जनता पार्टी के तो अपने कार्यक्रम है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यक्रम है ऐसे कोई निश्चित कार्यक्रम अभी नहीं जी। है। तो कांग्रेस तो वोट चोरी के लिए जो एक अभियान छेड़ रखा है, उसके अंदर प्रदर्शन भी किया है। और अब आने वाले समय में राहुल गांधी का ये बयान भी आया है कि कांग्रेस ये सिद्ध करेगी कि हरियाणा में जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि जब चुनाव थे उस समय बीपीएल के जो कार्ड है वो धड़ाधड़ बनाए गए और अब उसके बाद काट दिए गए, 10 लाख कार्ड काट दिए गए। तो मतलब ये एक वोटों की दृष्टि से वोटों की फसल तैयार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के लिए जो है लगातार लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए और जब भारतीय जनता पार्टी का मतलब हल हो गया, यानी कि जब सत्ता मिल गई तो वो बीपीएल कार्ड काट दिए, लोग धक्के खा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का क्रम तो चलता ही रहेगा जी। और अब कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया है। पानीपत को छोड़कर सभी जिलों की घोषणा हो गई है, लेकिन पानीपत का अभी मामला भी लंबित है। ये क्यों लंबित है? ये संगठन की दृष्टि से कहाँ टकराव है, ये तो कांग्रेस के नेता ही जानते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के 27 जिले हैं, वहां पर उनकी कार्यकारिणी पहले ही विधिवत रूप से बन चुकी है। अब मंडल का जो है वो कार्यकारिणियों की बैठक भी हो रही है जी। अब कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है। जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी तो दोनों दलों की नई कार्यकारिणी बनेंगी, नए प्रदेश पदाधिकारी बनेंगे, तो अलग ढंग से एक वातावरण बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है जो सरकार में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, चाहे कमेटियों में देना है, मार्केट कमेटी है, चाहे सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन है, तो कार्यकर्ता उस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो कांग्रेस के संगठन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का संगठन में कौन से लोग शामिल होते हैं? अब जिला अध्यक्ष तो बना दिए, लेकिन जिला अध्यक्ष अब संगठन को किस रूप में चला पाते हैं? क्या वो अपने संगठन को सक्रिय कर पाते हैं या उनकी निष्ठा एक व्यक्ति विशेष तक सीमित होकर रह जाती है? क्या वो जनता के बीच आकर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों दल अपने आप में खुश हैं। उनकी खुशी का कारण यह है कि वो अपने अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं और दोनों ही अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन उनकी असली परीक्षा अब तो या तो जब 3 नगर निगमों के चुनाव होंगे तब होगी, या अगले वर्ष में जब राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना तब होगी। हाँ वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम है। वो सवाल ये, लाडू लक्ष्मी योजना का ऐलान किया हरियाणा सरकार ने, उस पर भी भूपेंद्र हुड्डा सवाल खड़े कर रहे हैं। एक क्राइम की बात है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, हमने देखा सदन में भी उठा, लगातार गाहे बगाहे कांग्रेस सवाल उठाती रही। ऑर्गेनाइज क्राइम का वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे समय में नहीं था। इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, तब भी कांग्रेस के शासनकाल में भी अपराध था, तब भी संगठित अपराध था, आज भी संगठित अपराध है। देखिए, अपराध तो रुका नहीं है और रुक भी नहीं सकता, लेकिन तरीके बदलते रहे हैं जी। अब जो है देखिए, अपराध जो आबादी भी बढ़ी है, तो ये भी देखिए उस समय 10 साल पहले कितनी आबादी थी और आज कितनी आबादी है। आबादी बढ़ने के साथ अपराध बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक लाडो लक्ष्मी योजना की बात है, जब ये घोषणा की गई थी, चुनावी वायदा किया गया था, तो तब ये कहा गया कि सभी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। लेकिन अब जो घोषणा की जा रही है कि 1 लाख रुपए की जिनके परिवार की आय होगी उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, तो लोगों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। हालांकि इसकी विधिवत जो जानकारी है वो तो बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से होगी, लेकिन जो एक मोटा प्रारूप उभर कर सामने आया है कि 1 लाख रुपए तक की जिनके परिवार की आय है वही महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, तो विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अवसर है, विपक्ष आलोचना कर सकता है। तो लेकिन अब सरकार वो कह रही है कि क्रमबद्ध ढंग से हम जो है इसमें योजना में वृद्धि करेंगे और लोगों को शामिल करेंगे। सरकार की अपनी मजबूरी है, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्थिक रूप से सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है देवेंद्र, अब आगे क्या लग रहा है? मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादे सैनी सरकार ने पूरे कर दिए, खुद भी कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या उस दिशा में आगे चल रहे हैं। इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? कांग्रेस को अगर नुकसान की बात की जाए तो वो कितना? देखिए सौरभ, कई वायदे ऐसे थे जो कॉमन थे। देखिए 2100 रुपए महिलाओं को 18 से 60 साल, क्योंकि 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, या किसी महिला को तब मिलती है अगर वो विधवा हो, 60 साल से नीचे हो लेकिन विधवा हो विडो पेंशन मिलती है, या फिर 60 साल के बाद ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं। इसलिए ये कैटेगरी बनाई थी कि 18 से 60 साल के बीच, 18 साल तक भी सरकार वो सुकन्या प्रधानमंत्री की जो योजना चली है, 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को कुछ सरकार की तरफ से नहीं मिला था, इसीलिए स्पेशल कैटेगरी बनी थी। तो 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। सरकार जब बनी थी, मैंने तीसरे दिन चौथे दिन ही कृष्ण लाल पवार जो मंत्री है पानीपत से, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि
2100 रुपए हर घर की महिला को देंगे, भले ही वो करोड़पति हो, स्वेच्छा से ना ले वो उनकी मर्जी, लेकिन सरकार सबको देगी। जब इसकी कैलकुलेशन हुई तो 65 लाख महिलाएं, 2,70,00,000 की आबादी में 65 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनको 2100 रुपए देने पड़ते। जब हिसाब किताब लगाया गया तो सरकार की हवा खराब हो गई कि पैसा आएगा कहां से। फिर सरकार ने ये कहा कि जो बीपीएल परिवार है 1,80,000 तक की जिनकी आमदन है, ये उस परिवार को 2100 रुपए मिलेंगे, बीपीएल परिवारों को। उसके बाद एक शर्त ये आई कि किसी महिला को अगर पहले कोई पेंशन मिल रही है, मान लो उसके पति की सरकारी कर्मचारी था, नौकरी चली गई, तो महिला को जो आधी तनख्वाह मिलती है पत्नी होने के नाते, तो अगर कोई पेंशन पहले मिली है उसको नहीं मिलेगी। अब सोनी जी बता रहे एक शर्त ये लग सकती है कि 1 लाख रुपए सालाना जिसकी आमदन है उसको दी जाएगी। मतलब इसको सिकोड़ा जा रहा है ताकि कम से कम महिलाओं को। लेकिन आज मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, कैबिनेट में पास हुआ है कि 5-6 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा, 25 सितंबर से ये योजना लागू हो जाएगी। पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब 20 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, पहले चरण की बात हो रही है अभी। तो एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, मानूंगा मैं इसको। ठीक है। ये सियासी छक्का है। जिस तरीके से सरकार घेरी रही सदन में, मुद्दे बहुत थे विपक्ष के पास, लेकिन ये फैसला लागू करके आज उसका मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया है, तो ये सियासी छक्का है और लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि लाखों महिलाएं इंतजार कर रही थी कि 2100 रुपए कब मिलेंगे, आखिर उसकी घोषणा हो गई। लेकिन सदन में जो तलखी रही है वो सदन के बाहर तलखी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह के सियासी हालात बन गए हैं विपक्ष और सरकार में। महेश, जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उनका इम्पैक्ट, उसका फायदा, जैसा देवेंद्र भी बता रहे हैं, और जो मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है वो, और सीएम सैनी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा था, अव्यवस्था को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरीके की स्थिति है? इक्विलिब्रियम की स्थिति बनती नजर आ रही है या फिर पटक्षेप हो रहा है वार पलटवार का? देखिए, तस्वीर का अगला जो पहलू है, दूसरा जो पहलू है वो अलग तरीके का है। ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अंधाधुंध बीपीएल कार्ड बनाए, जिसका फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। इससे पहले भी एचकेआरएन का अगर जिक्र किया जाए तो बड़ी तादाद में युवाओं को स्टाइफंड के नाम पर या एचकेआरएन में किसी भी तरीके से व्यवस्थित किया गया। तमाम ऐसे युवा जिन्हें चुनाव से ठीक पहले एचकेआरएन या किसी स्टाइफंड के नाम पर 9,000 रुपए उस वक्त दिए जा रहे थे, इस योजना के तहत हजारों की तादाद में युवाओं को हरियाणा सरकार ने अपने अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट करने का काम किया। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो स्टाइफंड खत्म कर वो योजना एक तरीके से निपटा दी गई। उन तमाम युवाओं को कह दिया गया अब आप घर जा सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि 10 लाख जो बीपीएल कार्ड काटे गए हैं वो दरअसल एक धोखा है। या तो वो गलत थे तो बनाए नहीं जाने चाहिए थे, और अगर बनाए ही गए तो चुनाव से ठीक पहले क्यों बनाए गए, और अगर बन गए हैं तो फिर काटने की जरूरत क्या है। तो ऐसे में ये एक फरेब आप इसे मान सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो सरकार के पैसे का इस्तेमाल कर वोट खरीदने का काम एक तरीके से किया गया। वोटर्स सरकार के पैसे से खरीद लिए गए, और चुनाव खत्म होने के साथ ही जब अब उन्हें फायदा देने की बात है तो वो बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए। मुझे एक और आशंका यहां पर नजर आ रही है कि 2100 रुपए अगर आप परिवार की किसी एक महिला को देंगे तो फिर सालाना उसे 25,200 रुपए जो है मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी परिवार में एक महिला भी अगर है तो वो बीपीएल कार्ड से वो पूरा परिवार ही बाहर हो सकता है। ये खतरा भी सामने खड़ा है। फिर हो सकता है कि तमाम जो फायदे थोड़ा समय कम है महेश, मुझे रुकना पड़ेगा, फायदे भी खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री अटैकिंग मोड में तो है, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उसका कितना फायदा वो ले पाएगा, और सरकार जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेर रही है उसका कितना फायदा सरकार को होगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।